नमस्कार दोस्तों। सोनिया गांधी, आपने पाप किया है वंदे मातरम को रोककर। आपने पाप किया है राष्ट्रवाद की इस पूरे गीत को रोककर। आपने ऐसा किया है, आपने वैसा किया। नहीं, ये मेरे शब्द नहीं, ये नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह के शब्द हैं जो उन्होंने राजस्थान में कहे। और वो ये गिना रहे हैं कि आपने वंदे मातरम रोक के पाप किया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तो बताते ही हैं कि जो दिमागदार हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो अर्बन नक्सल है। और नहीं, अब अर्बन नक्सल नहीं कहते, उन्हें दिमागी नक्सल यानी आपके भेजे में कुछ नहीं होना चाहिए। यह दिमाग होगा तो फिर तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप बददिमाग हो या बेदिमाग हो तब चलेगा, लेकिन दिमागदार होना अपराध है। जी हां, ये नरेंद्र मोदी समझा रहे हैं। तो अमित शाह श्रीमती सोनिया गांधी को, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, उनको कह रहे हैं आपने पाप किया है। और जब आपने पाप किया है तो कैसे आपने रोका? तो जब वो ये बताते हैं और कहते हैं कि यदि शर्म बची हो तो देश से माफी मांगे। जी हां, शर्म बची हो तो देश से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने वंदे मातरम सालों साल दशकों तक नहीं गाया। जी हां, दशकों तक नहीं गाया। कौन थे, किस डर से नहीं गाया? तो आज इसी पर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस देश का ज्ञान जवाब देता है जब इस तरह के झूठ फैलाए जाते हैं। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचना की थी वंदे मातरम की, उसका सबसे पहला गायन हुआ था, वो 17 से 30 दिसंबर 1896 को, 1896 कहां पर? 17 से 30 दिसंबर को कहां हुआ था? कोलकाता में। और इसे गाया था 28 दिसंबर 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस जगह गाया था? जब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। और तब यह गाया गया था जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी थे। यानी रहीम जो है सयानी साहब के समय में, जब वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब 1896 में 28 दिसंबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था कांग्रेस के अधिवेशन। जी हां, और इसके बाद में जो यह सार्वजनिक तौर पे गाया गया, इसको जो पहचान मिली, उस पहचान के बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिन्होंने अपने आनंद मठ जो उपन्यास था उसमें इसका जिक्र किया। और इसी तरीके से ये इसके पहले भी जो गाया गया, उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने 1905 में बंग भंग के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन जो चलाया था कोलकाता में, और जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था उसका नारा ही वंदे मातरम था। यानी इसे एक राष्ट्रीय नारे के तौर पे प्रस्तुत किया गया। और जब राष्ट्रीय नारे के तौर पे प्रस्तुत किया गया हो, तो अब आप समझ लीजिए कि किसने इसको गाया। और संविधान सभा ने भी 1950 में इसे जो जनगण मन के समान सम्मान के साथ गाए जाने के लिए इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। अब ये सारी बातें समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के 1937 के जो अधिवेशन था, उसमें जो अध्यक्षता में हो रहा था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो उन्होंने
जो पंक्तियां तय की थी, उन्हीं पंक्तियों को सदैव कांग्रेस के हर कार्यक्रम में गाया जाएगा, इसका नियम बनाया गया था। और आप जान लीजिए, उस समय कौन नहीं गाता था वंदे मातरम? आरएसएस के लोग नहीं गाते थे, हिंदू महासभा के लोग नहीं गाते थे, मुस्लिम लीग के लोग नहीं गाते थे, सीपीआई के, सीपीएम के लोग नहीं गाते थे। वो कोई भी दल नहीं गाते थे जो भारत की आजादी के आंदोलन में नहीं थे। यानी भारत की आजादी के आंदोलन का यह नारा था और कांग्रेस का नारा, कांग्रेस का गीत। तो वंदे मातरम कह के लोगों को नमस्कार किया जाता था, और यह क्रांतिकारी भी करते थे और सत्याग्रही भी करते थे। यह पहचान होती थी कि आप सब हम एक। इसी तरह इनकलाब जिंदाबाद का भी जो नारा है वो ये लोग नहीं गाते थे। ये लोग जनगण मन भी नहीं गाते थे, जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया। तो अब आप इससे समझ सकते हैं ये सारी चीजें कांग्रेस ही करती है, कांग्रेस का आधिकारिक है। और जो कांग्रेस का हो उसे तो इन लोगों के गाना नहीं था, तो इन्होंने कभी गाया नहीं। वो आज कह रहे हैं, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा उसकी संसदीय समिति की राष्ट्रीय प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी से की माफी मांग। जहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम बगैर वंदे मातरम के शुरू ही नहीं होता है। भाजपाई तो अब चंद वक्त से इस पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो जिनका गीत था उन्हीं को आप ये सिखा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए, यह गीत जो है आजादी के आंदोलन में कल कारखानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और सब जगह गाया जाता था। और यह गाने पर अंग्रेजी हुकूमत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देती थी, राष्ट्रद्रोह का। और यही नहीं, इस पे बड़ा जुर्माना लगता था, बड़े सजा होती थी। तो समझ लीजिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता था जब वंदे मातरम कोई गाता था। इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए कि रंगपुर बंगाल में 200 बच्चों ने स्कूल में गाया था जब 1905 में, तो उन सारे बच्चों पे उस वक्त में 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 5-5 रुपए का जुर्माना बच्चों पे। उस समय लोगों की मासिक आमदनी 1 रुपया भी मुश्किल से होती थी, तब 5 रुपए जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद में 1906 में बारीसाला में, पूर्वी बंगाल में, जो प्रांतीय सम्मेलन के दौरान जो कांग्रेस का था, तब रोका गया और दमन किया गया, गिरफ्तारियां की गई। और उस समय तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1908 में लोकमान्य तिलक, जिनको ये बार बार अपना दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक ने जब इसको गाया था तो उन्हें मांडले जेल भेजा गया था और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया था और पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। कई जगहों पर मजदूरों, छात्रों, क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों को वंदे मातरम गाने पर गिरफ्तार किया गया और सब कुछ हुआ। और फांसी पे के फंदे पर चढ़ते वक्त वंदे मातरम गाते हुए ही सारे क्रांतिकारी फांसी पे झूल जाते थे। तो यह वह गीत है, तो वो गाते थे। आप में तो क्षमता ही नहीं थी, आप इतने डरपोक थे। क्यों? क्योंकि आपका इतिहास ही डरपोक का है, इसलिए आप इस तरह के फ्रॉड बताते हैं। चलिए और भी बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से इस देश के साथ में कितना धोखा किया है। तो यह भी जान लीजिए कि आप देश के नहीं है, देश के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया, आप तो देश का नुकसान करते हैं। तो आप देखिए कैसे अभी जो राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो यही उसी राजस्थान में जहां पे अमित शाह ये कहते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत वंदे मातरम गीत गाने की बजाय एक गाना बजाया जा रहा है और इस पर फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगते हैं। देख लीजिए।
वो वंदे मातरम लगाना चाहिए था, वो नहीं होकर के वंदे मातरम जिसको एक अलग टाइप का गीत लगता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसको उसके वाद्य के साथ ले लिया, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वो तकनीकी त्रुटि हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। अब आप सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष माफी मांग रहे हैं इस बात के लिए कि उनके यहां ये हुआ, उन्हें पता ही नहीं था, तब तक सब बच गया, सब हो गया और सारी चीजें। ये देखिए, ये वो है, ये बंगाल में देखिए इनके मिनिस्टर जिस तरह से झंडारोहण हो रहा है, किसका? भाजपा का राष्ट्रीय। अब आप सोचिए क्या फहरा रहे हैं, भाजपा का झंडा। इसी तरह नागपुर में हिंदुत्व का वो कर रहे थे, और आप देखिए स्वतंत्रता दिवस पे क्या ड्रामा हो रहा है, क्योंकि दिमाग विहीन है। तो इस तरह से के गीत चल रहे हैं और इस तरह का ड्रामा हो रहा है। ये है इनका सच। आज यह स्थिति है। जो भारत के गृह मंत्री रहे आरके सिंह, जो भाजपा के नेता हैं और मंत्री रहे नरेंद्र मोदी सरकार में 10 साल, वो आरके सिंह भी आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी बता रहे हैं, सब कोई बता रहा है, और सच ये है, चीन के डर से भारत ने सीमा पर कई इलाकों में पेट्रोलिंग बंद कर दी है। सोचिए, भारत की सेना पेट्रोलिंग बंद कर चुकी है, और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तीनों इस पर नहीं बोल रहे हैं कि क्यों बंद कर दी गई। और ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं जिनके यहां इनकी, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर, प्रोफेसर सब आरएसएस के भरे जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? तो इलाहाबाद में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी है, राहुल गांधी ने बताया था प्रयागराज के सम्मेलन में छात्रों की गूंज में कि वो कैसे किस तरह से बीजेपी का एजेंडा चला रही। तो वो भी देख लिए वाइस चांसलर क्या कहती है। नहीं है, फ्रीडम ऑफ अब्यूज बिल्कुल गलत है। और यदि आप ग्लोबली सिचुएशन को देखें तो आप पाएंगे कि जितने कम्युनिस्ट कंट्री हैं हमारे आसपास, वहां पर तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता है। जरा अपनी नजर घुमा के पूरे विश्व को देखिए, क्योंकि हम तो विश्व के नागरिक हैं, और हम अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। अब आप सोचिए, ये वाइस चांसलर बता रहे हैं, और कम्युनिस्ट के जो शासन वाले राज्य हैं उनका जिक्र कर रही हैं। भैया, दूसरों को आप वामपंथी वामपंथी कह के गाली देते हैं, आप उदाहरण वहां का दे रहे हैं। आपके पास एक भी इस दुनिया के उस किसी भी देश का उदाहरण मौजूद नहीं जहां पर कोई भी स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश हो। आप अमेरिका की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप किसी की भी बात करें, तो यह स्थिति है। यह बीजेपी ने मनाया है कि वो ये कहते हैं। इनके संसदीय कार्य मंत्री लिखते हैं, जवाब दीजिए किसको, कि नरेंद्र मोदी जी किसे कह रहे हैं दिमागी रूप से अपोजिशन लीडर, जिनको नक्सल कह रहे हैं, दिमागी नक्सल ये कहते हैं। तो सुनिए, नंबर 1 लिख रहे हैं, नंबर 2 लिख रहे हैं, और फिर 4 लिख रहे हैं, 3 की नंबर भूल जा रहे हैं। आप सोचिए, आप ऐसी स्थिति है। तो जब ये लिखते हैं तो इसमें क्या लिख रहे हैं? वो उन्होंने दिमागी नक्सल कहा जो सपोर्ट करते हैं माओइस्ट को और रिजेक्ट करते हैं इंडिया को, वो जो खड़े होते हैं कश्मीर के साथ में और सपोर्ट करते हैं 370 का, वो जो चिकन नेक पर सेपरेट नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो भैया, ये सब तो तुम ही करते हो। और 370 जब लगाई गई थी तो तुम्हारे ही जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इसके समर्थक थे। आज आप ये बता रहे हैं ये देश के साथ जोड़ने के लिए थी, उस समय कश्मीर को भारत में लाने के लिए लगी थी। तो जो कश्मीर को, कश्मीरियों को, सबको एक विशिष्ट स्थान देती थी, वो आपने खत्म किया। तो देश के साथ ये करोगे और ये नहीं जान रहे हो कि 3 कहां चला गया। यह स्थिति है। इसके बाद में इनकी यह स्थिति है कि
वतन तेरे लिए होता है तो ऐ सनम तेरे लिए गाते हैं। ये देख लीजिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम। अब देखिए ऐ सनम तेरे लिए, अब ऐ सनम तेरे लिए कह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये लोग करते हैं। फिर इन्हें पाकिस्तान पाकिस्तान आता है तो साहब वह भी देख लीजिए कि जिन्ना के यहां जिन्ना की मजार पर जाकर के मत्था टेकने वाले ये कौन थे? इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जो है उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। बड़ी करके दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, ये है। तो ये है जिन्ना को। और इन्होंने क्या कहा था कि हमारी फर्स्ट फैमिली है, फर्स्ट फैमिली। तो साहब ये फर्स्ट फैमिली बताते हैं। अब इनको ये भी बात जान लीजिए कि क्यों, क्या स्थिति है। तो ये कि जिसने देश के बंटवारे का सबसे पहले समर्थन किया था वो हिंदू महासभा का ही था। तो यह जान लीजिए कि सितंबर 11, 1948 को व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना डाइड इन कराची, एलबी भोपतकर the president of Hindu Mahasabha paid him an extraordinary tribute. Extraordinary tribute. In Al-Qaeda, Azam Jinnah, the Muslim world has lost a unique, ये है। तो इस तरीके से करके ये बताते हैं। अब आप सोच लीजिए, तो जब आपकी यह स्थिति है कि जिन्ना के भी आप वो हैं, उन्हें फर्स्ट फैमिली बता देते हैं और सब कुछ करते हैं, और उसके बाद दूसरों को आप कहते हैं क्या है। आप ये देख लीजिए, ये आडवाणी है जिन्होंने लिखा था, रिटन में लिखा था, वहां की किताब में लिखा है। तो अब आप सोचिए ट्रिब्यूट में आडवाणी ने लिखा है कि जिन्ना हिज आइडियोलॉजिकल ब्रदर फॉर अनदर मदर, यानी दूसरी मां के वो उनकी अपनी विचारधारा के व्यक्ति थे। भैया जिन्ना उनकी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो जिन्ना और सावरकर ने मिलके ही देश को बांटा। यही बात तो हम बार बार आपसे कहते हैं। अब इसमें एक और अहम बात बता देते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने पहली बार जो है गाया वंदे मातरम, वो क्या कहते हैं वह भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने जिस तरह से नफरत फैलाई है और सब कुछ किया है, तो वह जानना इसलिए जरूरी होता है। वो कहते हैं कि जो जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं भाजपा के लोग, तो वो क्या कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद एक खतरा है। उनका मानना था कि देशभक्ति हमारी अंतिम आध्यात्मिक शरण नहीं हो सकती, मेरी शरण मानवता है। यानी देशभक्ति होनी चाहिए लेकिन सबसे पहले मानवता होनी चाहिए। मैं हीरे के दाम पर कांच नहीं खरीदूंगा। यानी उन्होंने क्या कहा? मानवता हीरा है, राष्ट्रवाद कांच है। और जब तक मैं जीवित हूं राष्ट्रभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। यानी राष्ट्रवाद जो है उसे विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। टैगोर ने राष्ट्र को पर लिखे अपने निबंध में राष्ट्र निर्माण नहीं करते, वो राष्ट्र निर्माण को कहते हैं कि वो केवल उत्पादन और विनाश करते हैं। यानी यह है। और टैगोर से बड़ा सच्चा राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र भक्त और कौन हो सकता है? वह व्यक्ति यह लिखता है विवेक के आधार पर, उन्होंने वही कहा था। और ये है। इसके बाद बड़ा स्पष्ट आता है कि दक्षिणपंथी राजनीति में फांसीवाद के सभी लक्षण, तो वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी व्यवहार कर रहे हैं और किस तरह से फांसीवादी उबार है। इसको लेके इसमें बिल्कुल साफ है कि भारत के लोकतंत्र के आखिरी अवशेष को कुचलने और भारत को एक फांसीवादी हिंदू राज्य में बदलने के लिए ही बीजेपी आरएसएस प्रतिबद्ध है। न्याय में देरी मोदी सरकार को भारत में लोकतंत्र के विघटन और इसके एक दलीय अर्ध फांसीवादी राज्य में बदलने का पूरा समय दे रही है। तो यह स्थिति है। टेलीग्राफ ने लिखा था कि मोदी का राजनीतिक प्रोजेक्ट चुनावी वैधता को सभ्यतागत
महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ना है, लोकतंत्र को छोड़ा जा रहा है, तो लोकतंत्र को पीछे छोड़ के यह किया जाता है। यहां जवाबदेही मांगने वालों पर और हक मांगने वालों को दिमागी नक्सली कह दिया जा रहा है। तो अब आप सोचिए, दिमागी नक्सली जो कह रहे हो, धमकी दे रहे हो, आर्थिक तबाही ला रहे हो क्रोनी कैपिटलिज्म से, तो उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके हित में काम करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, भारत के वित्त मंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के तमाम मंत्री रहे विद्वान पी चिदंबरम कहते हैं कि दिमागी नक्सली, यदि आप हमें कह रहे हैं तो हमें इस पर गर्व है कि हम दिमागी नक्सली हैं। जी हां, हम दिमागी नक्सली हैं। तो यही तो है राहुल गांधी, उन बच्चियों से, जिन बच्चियों पर तुमने अत्याचार किया था, वो भी दिमागी नक्सली। यही तो संदेश कि आइए, आप इतना डर गए हैं, इतना कलुषित हो गए कि प्रधानमंत्री लाल किले से यह भाषण देता है, शर्म आती। गृह मंत्री इस तरह की बातें करता है जिनके पूरे संगठन ने न तिरंगा फहराया, न वंदे मातरम गाया, न राष्ट्रगान भी नहीं गाया, जनगण मन भी ये नहीं गाते थे। ये तो सिर्फ अपना फ्रॉड करते थे। तो इनसे आप उम्मीद कर नहीं, ये तो सिर्फ डरपोक लोग। जय